ओके तो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर पे हम लोग बात कर रहे थे और जो अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर है उसको हम कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के तीसरे और आखिरी हिस्से पर थर्ड पार्ट पर हम लोग आ चुके हैं जहां पे हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड इस पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू कर रहे थे और आई गेस फोर्स की डेरिवेशन बनाने के बाद हमने कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखा, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स इस पर भी हमने बात की और जो आखिरी डेरिवेशन हमने पिछले लेक्चर में बनाया था वो था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा उस टॉर्क को अगर हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि ये कॉइल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, एक हल्का सा रिवीजन में करके फिर आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये कोई भी एक कॉइल हम कंसिडर करते हैं, लेट्स से कि इसमें करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम लोग फिगर आउट करते हैं। तो इसकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है ना, ये हमको इनवर्ड मिलती है, करेक्ट है? दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो करंट के सेंस के हिसाब से हम देखेंगे कि इस कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ आता है। इज इट ओके? अब बच्चों अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाते हैं, लाइक बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल लगाया है, तो इस कॉइल पर एक टॉर्क की सिचुएशन डेवलप हो जाती है जो हमने काफी डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। आई एम जस्ट गिविंग अ कंक्लूडिंग एंड द एंड रिजल्ट ऑफ इट। तो हमने टॉर्क कुछ यूं लिखा कि m क्रॉस b, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं mb साइन थीटा। ओके कुछ इक्विलिब्रियम की कंडीशंस भी मैं आपको बता रहा था, स्टेबल अनस्टेबल, और उतने में अचानक पावर कट हो गया था। तो आई हैव जस्ट कंसिडर्ड ऑल दोस एस्पेक्ट एज अ शॉर्ट नोट। तो प्रीवियस लेक्चर की नोट्स अगर आप रेफर करते हैं तो उसमें उस चीज को ऐड किया गया है। एनीवेज, इक्विलिब्रियम तो इसी लेवल पर आइडेंटिफाई किया जाएगा कि टॉर्क किसी तरीके से जीरो हो जाए, और टॉर्क जीरो होने का सिंपल सा मीनिंग है कि जब थीटा जीरो हो जाए या थीटा जो है ये 180 हो जाए। इन दोनों केसेस में हम ये देखेंगे कि टॉर्क जीरो हो जाएगा। एंड इट हैज बीन क्लियरली स्टेटेड कि अगर थीटा जीरो हो जाता है या थीटा 180 हो जाता है तो टॉर्क जीरो होने पर ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। सो इन दैट सिचुएशन हम इक्विलिब्रियम की दो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं कि जब थीटा का जीरो कंडीशन आती है m और b के बीच में तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कैरेक्टराइज किया जाएगा, और जब थीटा 180 आएगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरह कैरेक्टराइज किया जाएगा। नाउ ऑन द अदर साइड, अगर आपको टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए आप थीटा को कर देंगे 90, या तो 90 या फिर कह लीजिए 270। इन दोनों केसेस में हम टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू mb इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो ये कुछ पिछले लेक्चर की बातें हैं जहां से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इस सारे डिस्कशन में हमें ये नहीं भूलना है कि जब हमने फोर्स लिखा था ऑन अ कंडक्टर तो उसका इक्वेशन था ILB साइन थीटा। तो ये सारा डिस्कशन अपना प्रीवियस लेक्चर में कवर हो चुका है। अब इस लेक्चर में हम सबसे पहले एक छोटे से डेरिवेशन पे काम करेंगे और फिर उसके बाद आगे के न्यूमेरिकल्स के साथ हम लोग कंटिन्यू करेंगे। Now this derivation is also important as far as your board's examination is concerned. It may come as a 3-mark article in the board examination. कि work done in rotating a magnetic dipole and the respective or corresponding potential energy of the magnetic dipole कितना होगा, कैसे निकाला जाए। यहां पर बच्चों जब हम मैग्नेटिक डाइपोल ये वर्ड यूज करते हैं तो बेसिकली हम एक करंट कैरिंग कॉइल को रेफर करते हैं। कोई नेचुरल मैग्नेट हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक करंट कैरिंग कॉइल को रेफर कर रहे हैं। अब आप खुद समझें कि लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, जिसे मैं कुछ हद तक ऐसे दिखा रहा हूं, बस आपको समझ में आए इसलिए, ठीक है, लाइक दिस। अब बेटा अगर इसमें करंट यूं चलता है लाइक दिस,
तो आप ये देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है ये इस तरफ जाता है परपेंडिकुलर टू प्लेन और इस तरफ जाता है, करेक्ट है? तो मानो जैसे ना यहां से ऐसी बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस निकल रही हैं, ये ऐसा मीनिंग हो गया। और इनफैक्ट वो अगर अपने पाथ और अपनी जर्नी को पूरा करता है तो ऑन द अदर एंड ये एंटर कर रही है, हम ऐसे इमेजिन करेंगे। गेटिंग इट? तो यहां से निकल करके ऐसे घूम के वापस, यहां से निकल करके घूम के ऐसे वापस। सो ये वापस आती हुई लाइंस आप यूं दिखा सकते हो। तो बस एक कॉइल भी अपने आप में ना एक मैग्नेट का बिहेवियर रखता है, ठीक है? ये भी हम पढ़ चुके हैं ना, कोई नई बात नहीं है, बस मैं दोहरा रहा हूं कि कॉइल भी अपने आप में एक पूरे फुल फ्लैश्ड मैग्नेट का बिहेवियर रखता है, जिसके बाकायदा दो पोल्स होंगे। अब जैसे इस कॉइल की हम बात करें ना, तो इसका इस तरफ वाला जो फेस है ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, क्योंकि पूरी मैग्नेटिक फील्ड यहां से मानो जैसे बाहर निकल रही है। और ये वाला जो फेस है जो हमको फिलहाल दिखाई दे रहा है, हम ये कहेंगे कि ये साउथ पोल है, क्योंकि पूरी मैग्नेटिक फील्ड मानो जैसे इसके अंदर एंटर कर रही है। सो ऑन दैट बेसिस इसके पास पोल्स भी हो गए और डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट अगर हम लिखते हैं तो हम जानते हैं कि इसका डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो साउथ से नॉर्थ की तरफ आएगा और राइट हैंड थंब रूल से बताया जाएगा। और इन मैग्नीट्यूड हम ये लिख पाते हैं NIA, where A is the area as per shape। अगर ये एक स्क्वायर कॉइल है तो लेंथ इनटू लेंथ आ जाएगा, ये अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है तो अकॉर्डिंगली लेंथ इनटू ब्रेड्थ आ जाएगा, ये अगर एक सर्कुलर कॉइल है तो ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो एज पर शेप जो भी उसका एरिया बन रहा होगा, वी जस्ट नीड टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर एरिया टू गेट द वैल्यू ऑफ एम, ठीक है? अब हम यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस तरीके से जो करंट कैरिंग कॉइल होती है, if we keep it in magnetic field and arrange a proper angular situation, तो इस पे टॉर्क भी एक्ट हो जाता है ना? तो वो कॉइल उस टॉर्क के रिजल्ट में घूमने लगती है, इट अंडरगोज रोटेशन। अब यहां पे अगर रोटेशन हो रहा है या उस रोटेशन को हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या कॉइल के रोटेशन के अगेंस्ट में हम कोई काम कर रहे हैं, तो देयर इज सर्टन वर्क डन, या इनफैक्ट खुद फील्ड की वजह से वो रोटेट हो रहा है, तो यहां पे कुछ काम तो हुआ, वर्क डन तो डेवलप हो गया। और ये वर्क डन अल्टीमेटली जो है ना इस कॉइल के रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक हो रही है बात? तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो इस बात को समझने में है, इस बात को फाइंड आउट करने में है कि किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घूमने की वजह से या घुमाने की वजह से कितना वर्क डन हो सकता है और उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या हो। व्हाट इज द वे, व्हाट इज द अप्रोच ऑफ कैलकुलेशन, कैसे करें? तो आइए एक सिंपल बिल्कुल आसान से तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेट्स से बहुत आसान सा तरीका मैं यूज करता हूं। लेट्स से कि हमारे पास एक कॉइल है, हालांकि डायग्राम हमारी टेक्स्ट बुक में यूज नहीं की गई है, लेकिन मैं फिर भी एडिशनली ये चीज कंफर्म कर रहा हूं। लेट्स से कि हमारे पास कॉइल है और ये जो कॉइल है ये इस तरीके से करंट को कैरी करती है, लाइक दिस, जैसे बताया गया। तो हम फौरन ही इस बात को गेस कर पाएंगे कि इस कॉइल की वजह से डेवलप होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल का अपना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये अंदर की तरफ चला जाएगा, करेक्ट है? यस सर। और इफ वी इमेजिन द मैग्नेटिक फील्ड टू बी कंसिडर्ड इन दिस सिचुएशन लाइक दिस, जैसे बताया जा रहा है, तो हम ये देखेंगे कि ये फिलहाल की इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल और इसका डाइपोल मोमेंट जो है ये आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, क्योंकि ये तो पेपर के अंदर जा रहा है और ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक हो गई बात? यस। ऐसा भी हो सकता है कि हम कॉइल को हल्का सा तिरछा रखें, हल्का सा, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का सा तिरछा कर दें, जस्ट टू गिव यू अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। और अब इसमें करंट हम ऐसे पास कराएं, लाइक दिस। तो बच्चों इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ऐसे ऐसे जाएगा, गेटिंग इट राइट? अब यहां पे अगर मैं एक मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूं, जस्ट इमेजिन करें, और वो ऐसे लगाता हूं, तो यहां पे ये कोई एंगल बनाएगा, है ना? डिपेंड करेगा कि ये एंगल कितना है, ये सुनो। यस। अब इस सिचुएशन में कोई टॉर्क एक्ट होगा, फिर ये कॉइल फर्दर घूम सकता है या इस तरफ या उस तरफ, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन के ये एंगल कितना बन रहा है, इसका ओरिएंटेशन कितना है, कॉइल किस हिसाब से रखी गई है,
एंड रिजल्ट बच्चों इसका ये होगा कि हम देखेंगे कि ये कॉइल एक पर्टिकुलर एक्सिस को फॉलो करते हुए यूं घूमने लग रही है। ओके, एंड रिजल्ट इसका ये होगा। इनफैक्ट ऐसे दिखाना चाहिए मुझे इस सिचुएशन में, तो यूं घूमने लग रही है, तो यहाँ पे टॉर्क एक्ट हो गया। ठीक, अब बच्चों जब ये टॉर्क एक्ट हो रहा है और ये कॉइल अपने हिसाब से घूम रहा है, तो उस अप्लाइड टॉर्क की वजह से, सॉरी, उस डेवलप्ड टॉर्क की वजह से यहाँ पे कुछ वर्क डन भी होगा। ओके, और वो वर्क डन इस कॉइल को घुमाएगा और ये जो एंगल थीटा यहाँ पे बन रहा है ये चेंज हो जाएगा। सही जा रही है बात? यस, टॉर्क की वजह से ये कॉइल घूमने लग जाएगा और घूमने की वजह से क्या ये एंगल थीटा चेंज हो जाएगा? जस्ट गिव मी अ वेरी क्विक आंसर। क्योंकि अगर कॉइल घूमेगा तो कॉइल का जो फेस रिप्रेजेंटेशन है वो चेंज हो जाएगा। कॉइल का फेस रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया तो एम का डायरेक्शन बदल जाएगा। एम का डायरेक्शन हो सकता है बाद में बी के साथ पैरेलल हो जाए या एंटी पैरेलल हो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए, हु नोस। सो अल्टीमेटली कौन चेंज हो रहा है? थीटा। थीटा चेंज हो गया। अब सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ ये थीटा चेंज होता है तो थीटा फौरन ही इस टॉर्क को चेंज कर देगा, जो टॉर्क इस पे डेवलप हो रहा है। क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में ही आता है ना एम बी साइन थीटा। जो टॉर्क यहाँ डेवलप होता है उसी के फॉर्मूले में तो ये बात आती है, एम बी साइन थीटा। तो जैसे ही ये कॉइल घूम गया थीटा चेंज हो गया, थीटा चेंज हो गया तो टॉर्क चेंज हो गया, और अगर टॉर्क चेंज हो गया तो करस्पॉन्डिंग वर्क डन भी बदल जाएगा। मतलब इस कॉइल को घुमाने के प्रोसेस में जो वर्क हो रहा है वो एक जैसा नहीं है। बात समझ आई आपको? मतलब पहले 10 डिग्री घुमाने में जितना वर्क डन होगा अगले 10 डिग्री घुमाने में उतना वर्क डन नहीं होगा। इट विल बी डिफरेंट, क्योंकि करस्पॉन्डिंग थीटा चेंज हो रहा है। यस, बात समझ आ रही है बच्चों? यस सर। थोड़ा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करें ना यार, तो बोर हो जाता, नहीं तो स्लो होता है एकदम। अब आप सोचें इस तरीके से अगर थीटा चेंज होता रहा बिकॉज ऑफ इट्स रोटेशन और हमको वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट एक सिंगल इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, क्योंकि हर अगले डिस्प्लेसमेंट पर, एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट पर, एंगुलर जो होगा ना, जो भी छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट वो लेगा, उस पर वैल्यू ऑफ वर्क चेंज होती जाएगी। तो ऐसे एक वेरिएबल सिचुएशन में हमें वर्क अगर निकालना है तो उसका तरीका क्या होगा, आप बताएं। आप जानते हो ये चीज? यस, इंटीग्रेशन। हाँ, वेरी गुड, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा वर्क डन पहले एस्टिमेट कर लेंगे कि चलो भाई वॉट एवर थीटा एंड वॉट एवर टॉर्क इज देयर, उसके हिसाब से एक छोटा सा इनफिनिटेसिमल काइंड ऑफ वर्क डन हम एस्टिमेट कर लेंगे कि हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराया था डी थीटा, कम से कम उस थोड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए तो टॉर्क कांस्टेंट रहा होगा। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री से 20.1 डिग्री पे आप चले गए तो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए टॉर्क तो कांस्टेंट रहा होगा, उतना छोटा सा अगर है तो उसके वेरिएशन को निग्लेक्ट कर सकते हैं आप। तो कम से कम एक छोटा सा वर्क डन आप यहाँ पे मेंशन कर ले, विच कैन बी रिटन एज टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। इट्स जस्ट लाइक फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन का फॉर्मूला। गेटिंग इट राइट? यस और नो? यस। अब टॉर्क का फॉर्मूला पुट अप कर लें आप यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेटा एम बी साइन थीटा एंड देन करस्पॉन्डिंग डी थीटा। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इफ आई वांट टू गेट टोटल वर्क डन, कि भाई यहां से लेके वहां तक घुमाया, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक घुमाया, 0 डिग्री से लेके मान ले 45 डिग्री तक घुमाया, या 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक घुमाया, वट एवर यू से, सो हाउ कैन वी गो फॉर टोटल वर्क डन? आंसर सिंपल है, हम ऐसे छोटे छोटे वर्क डन जो बहुत छोटी छोटी वैल्यूज में, बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में किए गए होंगे, उन सबका हम जोड़ लेंगे, उनको इंटीग्रेट कर लेंगे। बट वी जस्ट हैव टू मेंशन कि हमने शुरू कितने एंगल से किया था और हमने एंड कितने एंगल पे किया। ठीक है, ऐसे हवा में तो ओपन इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, भी हमको बताना पड़ेगा कि हम जब शुरू कर रहे थे तो थीटा 30 था, फिर हमने उसको 45 तक घुमाया या 60 तक घुमाया या 90 तक घुमाया या 30 से घुमा के वापस 30 लेके आए एंड सो ऑन, 360 डिग्री तक घुमा दिया एंड सो ऑन। सो हमको उसकी एक इनिशियल और फाइनल वैल्यू बतानी पड़ेगी कि हम कहां से शुरू कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं।
अब मैं यहाँ पे इस बात पे जोर दे रहा हूं कि हमने यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, इंटीग्रेशन क्यों किया। रीजन आपको पता है, जैसे जैसे ये कॉइल घूमेगा वैसे वैसे करस्पॉन्डिंग एंगल चेंज होगा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग टॉर्क चेंज होगा। तो हर अगले इंस्टेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर कह लीजिए हमको नया टॉर्क, नया वर्क मिल रहा है। इट कैन नॉट बी सेम, है ना। So we just have to justify this kind of situation by calculating a very small amount of work done, for which in an approximation the torque value is supposed to be constant for a very small displacement d theta। और ऐसे छोटे छोटे elemental works जो आपने किए होंगे उनको आप इंटीग्रेट कर लें, जोड़ लें, तो आपको टोटल वर्क डन मिलेगा right from beginning to an ending angle of position। But do remember कि ये जो थीटा मेजर हो रहा है ये m और b के बीच में मेजर हो रहा है, याद रखें। और m का डायरेक्शन जो है ना वो राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, और b हमको गिवन होगा कि b ऐसा है। आइए अब इंटीग्रेशन पूरा करते हैं। लेट मी जस्ट राइट इट हियर। इंटीग्रेशन पूरा करते हैं और ये वर्क डन की फाइनल इक्वेशन बना देते हैं। आपका 3 मार्क का डेरिवेशन तैयार हो जाएगा। सो ये हो गया वर्क डन। ये इंटीग्रेशन स्टार्टिंग फ्रॉम θ1 टू अ सर्टेन एंगल θ2, इसमें आ गया mb sin थीटा d थीटा। अब आप खुद सोचो बेटा, इसमें mb फैक्टर तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड के हिसाब से, तो θ1 से θ2 का जो लिमिटिंग इंटीग्रेशन है वो sin थीटा d थीटा पे चलेगा। अब आप बताओ sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा। माइनस कॉस यस, वेरी गुड, माइनस कॉस थीटा, θ1 से लेके θ2। देयरफॉर टोटल वर्क डन वी नाउ कैन एस्टिमेट एज mb, you can write minus cos of θ2 minus minus plus cos of θ1। देयरफॉर फाइनल आंसर हम क्लेम करेंगे mb, पॉजिटिव वैल्यू पहले लिखते हैं, cos of θ1 माइनस cos of θ2। अब यहाँ पे याद रखें कि θ1 जो है ये हमारा स्टार्टिंग एंगल है कि कितने एंगल से हमने शुरू करना है, और θ2 जो है ये हमारा फाइनल एंगल है कि कितने एंगल पे हमने जाना है एट द एंड। गेटिंग इट? यस। अब यहाँ पे मैं कुछ केसेस या कुछ कंडीशंस आपके सामने रखता हूं। जैसे सबसे पहली बात यह है कि अगर हमने शुरू किया 0 एंगल से और θ2 में हम कुछ थीटा एंगल पे जाते हैं। अब 0 एंगल का मतलब समझिए, 0 एंगल का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नली लगाया गया है वो और डाइपोल मोमेंट जो बन रहा है वो आपस में पैरेलल है। ठीक है ना, गौर करें इस बात पे, पैरेलल बोल रहा हूं मैं, दोनों का डायरेक्शन सेम है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कॉइल यूं रखा, जस्ट इमेजिन करें, ये यहीं नीचे बना देते हैं। आए ये 0 एंगल की रेफरेंस अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने कॉइल जो है ना ऐसी हॉरिजॉन्टल रख दी, सॉरी ऐसी इस तरीके से रखी। अब इसमें हमने करंट चलाया ऐसे, तो ऑब्वियस बात है इसका जो m आएगा वो ऐसा आएगा, और ऐसा ही आपने एक मैग्नेटिक फील्ड पहले से लगा के रखा था, तो ये दोनों तो आपस में पैरेलल हो गए। तो θ1 जो है ये 0 है। अब फिर हम क्या कर रहे हैं कि इसको जबरदस्ती घुमा रहे हैं, कैसे भी घुमाएं। अब यह खुद से तो नहीं घूमेगा, टॉर्क नहीं आएगा। इस हालत में तो टॉर्क नहीं आएगा ना, क्योंकि mb दोनों आपस में पैरेलल हो गए। थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया, तो देख बेटा यहाँ पे टॉर्क 0 हो जाएगा ना, mb sin थीटा, थीटा 0। तो एक्सटर्नल रोटेशन करके हमको इसको घुमाना पड़ेगा। अब जब हम घुमाने की कोशिश करेंगे तो वो टॉर्क 0 रहने की वजह से ना इक्विलिब्रियम में है। याद करो, ये देखो टॉर्क 0 इक्विलिब्रियम में है जब थीटा 0 है, तो वो इक्विलिब्रियम में, और वो कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। स्टेबल। तो एक्सटर्नल एनर्जी लगा के हमको उसको घुमाना पड़ेगा, और उस घुमाने के चक्कर में वर्क डन हो जाएगा, वो हमने करना है। ठीक है, अब वो वर्क डन अगर हम एस्टिमेट करें तो देखें ये वाली इक्वेशन पे ध्यान लगाएं आप। तो बच्चों ये हो गया mb जैसा है वैसे, फिर उसके बाद यहां ब्रैकेट में आपने लिखना है cos 0 माइनस cos of theta, so this will become mb 1 minus cos theta। करेक्ट हो रही है बात? यस। अब याद करें 1 माइनस cos थीटा क्या होता है? 2 sin square theta by वेरी गुड, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। यानी कि ऐसी सिचुएशन में वर्क डन मेंशन करेंगे तो होगा
2mb sin θ/2। ये एक स्पेशल केस है, लेकिन क्योंकि इसकी शुरुआत ऐसी हालत में की जा रही है जब m और b आपस में पैरेलल है, तो इट्स अ स्पेशल केस। इट कैन नॉट बी जस्ट अप्लाइड, ये फॉर्मूला हर बार आप अप्लाई करो, ऐसा नहीं। हर बार अप्लाई करने वाला फॉर्मूला ये है जहां पर हमें एक इनिशियल एंगल गिवन होगा और एक फाइनल एंगल गिवन होगा। तो एक स्पेशल कंसिडरेशन करके बोला जा रहा है कि भाई जब हम थीटा 0 से शुरू करते हैं और किसी भी अगले एंगल पर हम उसे घुमाएं तो उसका फाइनल कंक्लूजन ये निकलेगा। अब इस स्पेशल केस के और स्पेशल केसेस हो सकते हैं, गौर से सुने आप, ठीक है। इसके हमने और स्पेशल केसेस किए, देखें इसके मैंने 4 स्पेशल केसेस बनाए, ध्यान से सुने, ये सब पूछा गया है एग्जामिनेशन में। कैसे? तो हमने 0 से ही शुरू करना है। दिस केस हैज बीन मॉडिफाइड इनटू दिस, ये अलग से नहीं है, याद रखें। अब मैं ये कहता हूं बेटा कि मैंने पूरा 1 रोटेशन ले लिया, मतलब 0 पे था, ये ऐसा था, ये घुमा के मैं वापस इसको 0 पे लाया, जैसा था वैसे किया, ठीक है। मैंने घुमाया, 90 किया, 180 किया, 360, 270 किया, 360 किया, घुमा के फिर 0 पे वापस जैसा था वैसे लेके आया। तो थीटा कितना हो जाएगा? 360। या 360 बोलने से ज्यादा बेहतर आप ये बोलोगे थीटा वापस से कितना होगा? 0 हो जाएगा। हाँ, ये याद रखना है कि ये कितने एंगल से घुमाया, ये नहीं है, ये है कितने एंगल पर घूम के वो आया। इनिशियल फाइनल पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन नहीं, ठीक है ना। पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन, फर्क समझते हो ना इस बात में? यस। पाथ फंक्शन में हम देखते हैं कौन कौन से रास्ते से गया, और पॉइंट फंक्शन में हम देखते हैं कि कैसा भी आने दो फाइनल क्या पोजीशन है। तो अगर मैं इसको घुमाऊं ऐसा 180, 270 जो भी करके और वापस मैं यहां वापस लेके आऊंगा, तो मैं तो 360 नहीं बोलूंगा, मैं वापस से थीटा को 0 बोलूंगा। मतलब 0 से शुरू करके वापस 0 पे आया मैं। ये नहीं देखना कि वो 360 घुमाया। अब वैसे भी देखूंगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वो मैच कर जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात को क्लियरली समझे कि ये एंगल ऑफ रोटेशन से ज्यादा बेहतर ये बात ये है कि आफ्टर रोटेटिंग वो फाइनली कितने एंगल पे है। गेटिंग इट? यस। हाँ, अब जैसे मान ले 30 पे था और आपने उसको घुमा के 45 पे लाया, तो आप क्या बोलेंगे? 15 डिग्री घुमाया, ऐसे बोलेंगे क्या आप? नहीं, आप बोलेंगे पहले 30 पे था तो थीटा 130 मेंशन करेंगे आप। अब कितने पे है तो आप बोलेंगे 45 है, दैट्स इट। अब वो सीक्वेंशियली 30 से 45 पे जाए या 30 से 0 से ऐसा घूम के वापस 45 पे आए, दोनों सूरतों में आंसर वही आएगा कि थीटा 130, थीटा 2 45। पाथ नहीं देखा जाएगा, याद रखें बात को, ठीक है बेटा। तो घुमा के फिर वापस से हम 0 पे ही लाते हैं, तो ये थीटा 0 हो गया। अब यहाँ 0 डिवाइडेड बाय 2 कुछ भी नहीं, साइन 0, साइन 0 का मतलब क्या है? 0। तो वर्क डन क्या हो गया? 0। सो किसी भी कॉइल को जब हम 1 फुल रोटेशन लेते हैं इन अ कंडीशन, जब हमने इसको 0 से शुरू किया था, तो उसका करस्पॉन्डिंग वर्क डन 0 हो जाता है, ठीक है। अब हमने लिया उसको हाफ रोटेशन या 1/4 रोटेशन लिया, चलो, तो उस वक्त थीटा कितना हो जाएगा? 1/4 40 90 रे बेटा। अरे भाई 1/4 रोटेशन 90 ना थीटा। यस। थीटा बाई 2 करोगे तो वो 45। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, ये स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर है यहाँ पे। तो फिर साइन 45 1/√2 उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2, 2 और ये बाजू का 2 कट जाएगा, वर्क डन हो गया MB। अच्छा, अब हमने इसको घुमाया हाफ रोटेशन से 180 डिग्री, तो ये कॉइल ना इसका फेस उल्टा कर दिया आपने, इधर लिया, ये M अब इधर आया, B और M के बीच में 180 डिग्री बन रहा है। शुरुआत में तो 0 पे थे, अब पूरे एंटी पैरेलल हो गए, तो यहाँ थीटा की जगह क्या पुटअप करोगे? 180। 180/2 क्या हो गया? 90। साइन 90 क्या हो गया? 1। तो आंसर क्या आया? 2 MB। अब इसमें ये याद रखें कि ये मैक्सिमम वर्क डन है। किसी कॉइल को घुमाने के प्रोसेस में इससे ज्यादा वर्क डन नहीं हो सकता, ठीक है ना। इससे ज्यादा वर्क डन हम किसी कॉइल को घुमाने के प्रोसेस में नहीं कर सकते। अब उसी तरीके से 3/4 ऑफ रोटेशन अगर हम लेते हैं
तो वापस से वो घूम के 90 डिग्री पे आएगा, 3/4। इमेजिन करें 3/4। आप कैसे समझाएं आपको 3/4? अगर आप समझना चाहते हो तो लेट्स से कि ये ऐसा था, पहले कॉइल ऐसा था, और लेट मी जस्ट शो इट हियर। 3/4 ऑफ रोटेशन में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये कॉइल ऐसा था, जस्ट इमेजिन करें। और चलें ये भी मानते हैं कि करंट ऐसे चल रहा है, तो M कहां जाएगा? अंदर। अंदर की तरफ। और फिलहाल की सिचुएशन में मैंने आपको B भी अंदर की तरफ दिया। चलो, तो फिलहाल दोनों में एंगल कितना हो गया बच्चों? 0। 0। अब ये कॉइल पहला रोटेशन लेता है, ऐसा हो जाता है, तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं है? ऐसा वाला कॉइल ऐसा हुआ, 90 डिग्री हुआ कि नहीं? फिर वापस से ऐसा होता है, लेकिन फर्क है, हाँ, इसमें और 180। इसमें फर्क है। ये मेरी हथेली को देखो, ऐसा 90, अब यूं, फर्क है ना इसमें? तो Yes. ये करंट अब ऐसे हो गया बेटा, उल्टा चलेगा करंट अब, क्योंकि आपने इसको ऐसे घुमा के यूं यूं किया। ठीक है बात? हम्म। तो इस केस में बी अंदर है, यहां पे ये बी, यहां पे भी ये बी अंदर है, लेकिन ध्यान लगाओ तो इस केस में ये एम इधर है और इस केस में एम बाहर है। तो यहां एम और बी में एंगल कितना हो गया? 180। 180 हो गया। अब ये घूम के वापस से ऐसा हुआ, गौर करें आप, ये तो इस बार ना एम इधर गया और ये बी ऐसा, तो फिर एक बार बी और एम में एंगल क्या बना? 90। 90 ही बना, लेकिन घूमा कितना? वो 270 घूमा है। ध्यान से देखो तो, पहली बार 90, फिर 90, फिर 90, हम्म। तो घूमा तो 270 था, लेकिन एंड रिजल्ट में जो एंगल बना वही लेना है। तो आप इसे 90 डिग्री कर दें आप यहां, ठीक है? 270 ना करें, 90 करें उसको। वैसे 270 करोगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉलो करके वही आंसर लेता है, बट हमको श्योर होना है कि यहाँ पे हम इसको फाइनल एंगल की तरह देख रहे हैं, नॉट एज द एंगल ऑफ रोटेशन। कीप दिस पॉइंट इन माइंड। तो ये 90 रखें, 45 साइन स्क्वायर 45 विल बिकम 1/2, 1/√2 का स्क्वायर, तो वापस से आपका आंसर एम बी हो जाएगा। सो ये कुछ दो चार स्टैंडर्ड बातें हैं जिसे आपने अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है। फाइनली आपने ये याद रखना है कि जितना भी यहाँ पे ये वर्क डन होगा वो सब का सब जो है ना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इट गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ओके विद दिस? Yes. अब आइए समझते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का हम कैलकुलेशन करेंगे कैसे। क्या तरीका होगा पोटेंशियल एनर्जी के कैलकुलेशन करने का? डायरेक्टली ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये पूरा का पूरा वर्क डन उठा लो पोटेंशियल एनर्जी पे लाओ। ये फॉर्मूलेज हम नहीं ले सकते पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि ये तो हमने स्पेसिफिकली कब बनाए हैं? जब स्टार्टिंग एंगल थीटा कितना था? 0। तो ये एक स्पेशल कंडीशनड फॉर्मूलेज हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमको कुछ बेसिक बातों का ख्याल रखना है। आइए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी बातें हैं। वैसे ये बात तो सच्ची है, ट्रू है, करेक्ट है कि यहाँ पे वर्क डन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट हाउ डू वी कैलकुलेट दैट पोटेंशियल एनर्जी? उसका एक तरीका है। पोटेंशियल एनर्जी को एस्टिमेट करने का, उसे कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा अप्रोच है। क्या अप्रोच है? द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल defined as work done in rotating the dipole from a direction कैसी डायरेक्शन से हम गिनना शुरू करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को? परपेंडिकुलर। हाँ, जब कॉइल या उसका डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर था तब से पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। 0 से नहीं गिनेंगे उसको, क्योंकि ये घूम फिर के वो चक्कर बना रहा है। देखो, बात समझ आ रही है ना आपके? तो पोटेंशियल एनर्जी गिनने का, उसको टारगेट करने का, उसके डेवलपमेंट का हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट फिक्स करना पड़ेगा कि हमने यहां से गिनना है। कुछ समझे बच्चों?
Yes. क्योंकि अल्टीमेटली वो पूरा घूम रहा है। आप समझो उसने 4-5 राउंड घूम दिया वो, तो फिर क्या आप पोटेंशियल एनर्जी चुप क्या जोड़ते जाओगे, ऐसे करोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगी वो एक दिन। कि घूम रहा है वर्क डन हो रहा है, घूम रहा है वर्क डन हो रहा है, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हमने उसको सेट कहां से किया कि भाई यहां से हमने पोटेंशियल एनर्जी की काउंटिंग शुरू करनी है, तो कहां से सेट किया हमने उसको 90 degrees. 90 डिग्री से। जब डाइपोल और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री पर आते हैं, तब से कैलकुलेशन करो पोटेंशियल एनर्जी का, तब से एंगल गिनो कि वो आगे कहां तक जा रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने का सबसे आसान और सिंपल सा तरीका, ध्यान से देखो क्या है, ध्यान से देखो। हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के रेफरेंस में डिफरेंस की तरह लेंगे। जैसे इनिशियल एंगल 90 डिग्री और फाइनल एंगल जो वर्क डन होगा फाइनल एंगल तक लाने के लिए, उसको इन दोनों का माइनस करो। ये इनिशियल है, ये फाइनल है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ये फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। लेकिन इनिशियल कहां से काउंट करेंगे, ये समझे आप, कहां से काउंट करेंगे इनिशियल को 90. 90 डिग्री से। कीप दिस पॉइंट इन माइंड, ठीक है। अब आए इसको लिखते हैं, इसे ठीक से लिखें। सो फॉर एनी गिवन एंगल हम ऐसे करेंगे, mb इंटू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस mb, सॉरी mb cos theta. No, it's just mb. Getting it? Yes. So potential energy of the dipole defined as a work done in rotating the dipole from a direction perpendicular to a given direction, या perpendicular to a given angle होना चाहिए, डायरेक्शन से ज्यादा बेटर। तो 90 डिग्री घुमाने के लिए जो वर्क डन हुआ, उसके बाद जो भी थीटा एंगल घुमाने के लिए वर्क डन होगा, उतना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। Getting it right? तो हमने ये फॉर्मेट लिया थीटा के लिए कि भाई 0 से किसी थीटा तक जा रहे हैं, तो जो 0 से 90 जा रहे हैं, तो यहां 90 थीटा 90 पुटअप करो, 90 पुटअप करो, क्या होगा MB. 90 0. 0। तो इस ब्रैकेट में बचा क्या खाली, 1. मतलब कितना वर्क डन हुआ MB. mb। दैट इटसेल्फ इज बेस है ना 1/4 रोटेशन। इसको जरा समझो आप, ये कैसा मामला है, पोटेंशियल एनर्जी का मामला कैसे है समझो आप। 0 से 90 घुमाने में कितना वर्क हुआ, पहले ये कैलकुलेट करने का। फिर उसके बाद 0 से ही 90 के आगे और कितना घुमाने में कितना वर्क डन हुआ, फिर वो कैलकुलेट करने का। इन दोनों में जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। मतलब वर्क डन का काउंटिंग कहां से आगे से होगा, कौन से एंगल के आगे होगा, 90. 90 के आगे होगा। अब बाद में हम इसका एक फाइनल फॉर्मूला बना लेते हैं, डोंट वरी। तो इसको सॉल्व करो। सो यू विल बी गेटिंग mb माइनस mb cos थीटा एंड माइनस mb। बच्चों ये प्लस mb माइनस mb तो कट गया, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mb cos थीटा। अब इसे ध्यान से देखो, mb cos थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सोचो। Yes. जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट, जस्ट अ डॉट प्रोडक्ट, दैट्स इट। और बीच में नेगेटिव साइन भी आ गया, ये याद रखें। और पोटेंशियल एनर्जी तो ये अपने आप में स्केलर क्वांटिटी होती है। सो दिस इज हाउ वी ट्राई टू एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, P डॉट ई बोलते हैं, अगर आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ते हैं इसको, P डॉट ई। एनीवेज, सो ये है सारा मामला। आइए 2-4 क्वेश्चन करते हैं एंड देन विल स्टॉप फॉर दिस लेक्चर। बाकी के न्यूमेरिकल्स अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं बस आज के लिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा, बिल्कुल आसान से। और ये क्वेश्चन पूरे मिसलेनियस रहेंगे। यहाँ पर मैं चार्ज से रिलेटेड कुछ पूछ लूंगा, फोर्स ऑन चार्ज, या फिर डायरेक्टली फोर्स ऑन द कंडक्टिंग वायर,
या टॉर्क ऑन द कॉइल या इवन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू रोटेशन, ये सारी बातें, मतलब ये पूरा पूरा इस आर्टिकल के कंक्लूडिंग पॉइंट पर हम पहुंचेंगे तो किसी भी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड कराए जा सकते हैं। फिलहाल दो चार सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी ऐसे वेक्टर फॉर्मेट में है, तो फोर्स क्या होगा? तो बच्चों चार्ज जब मूव करता है तो फोर्स की इक्वेशन होती है V क्रॉस B, करेक्ट है ना? तो हमको V क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा। तो मैं पूरा पूरा इक्वेशन या पूरा पूरा मेथड ऑफ सोल्यूशन आपके सामने रखता हूं। IJK, करेक्ट है? I सबसे पहले V के लिए लिखेंगे तो 3 0, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के लिए लिखेंगे तो 2 0 3, करेक्ट किया? Yes. आप देखेंगे पहला ब्रैकेट विथ I माइनस दूसरा ब्रैकेट विथ J प्लस तीसरा ब्रैकेट विथ K। पहला ब्रैकेट लगाएं, सो दैट इज 9 minus 0. 9 माइनस 0। दूसरा ब्रैकेट लगाएं, 9 minus 0. दैट इज अगेन 9 माइनस 0। और तीसरा ब्रैकेट लगाएं आप, 0 minus 6. दैट इज 0 माइनस 6, करेक्ट है? सो दिस विल बी 9 I कैप माइनस 9 J कैप, sorry for that, minus 6 K cap. Very good. But the answers given to us are in magnitude. तो हमको एक कैलकुलेशन यहाँ पे पूरा करना होगा कि V क्रॉस B का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है। तो आंसर सिंपल होगा, दैट विल बी 9 का स्क्वायर प्लस अगेन 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। कितने आंसर्स आएंगे बताएं आप? 14. कितना? 1/4 you're saying? Yes? 81 plus 81 plus 36. So is it 1/4? Yes? नाउ कंटिन्यूइंग विद द फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन दिया है तो चार्ज इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे और V क्रॉस B का जो है मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये तो हवेवर हमने डायरेक्शन के साथ लिखा, तो जैसे तुमने यहाँ पे सजेस्ट किया इसका मैग्नीट्यूड हो गया 14। मल्टीप्लीकेशन करें और आंसर बता दें क्या बनता है। 22.4. ओके, 22.4। नाउ व्हिच ऑप्शन इज मैचिंग देयर? यस, Option B सही. ऑप्शन बी सही आ रहा है। चले ठीक है, आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय दैट टाइम। ऑप्शन बी हमें बोला जा रहा है। ओके, let me write 2.25 into 10 to the power minus 8 Newton. Let's do one more question for wires. वायर्स के लिए, या इसमें भी शायद इलेक्ट्रॉन्स का ही रेफरेंस है। आइए देखते हैं, कुछ कपल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। एक रिंग है, उसका रेडियस r है and it is uniformly charged with q. It is rotated with an angular velocity omega. Then magnetic moment developed in the ring is. ये ऐसे हम बता सकते हैं कि रिंग है, आप कह सकते हो कि बेटा इस रिंग पे बहुत सारे चार्जेस हैं। यू कैन जस्ट इमेजिन। अब ये घूम रही है रिंग। बेसिकली इस रिंग का रोटेशन चार्ज का मोशन ही बनेगा ना, चार्ज का मोशन ही बनेगा यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज तो हम इसमें करंट लिखना चाहते हैं, बट इसमें करंट जो है ना वो तो अपनी अपनी स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग लिखेंगे Q/T, चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, बट यहाँ पे टाइम की बजाय आ जाएगा टाइम पीरियड। अब ओमेगा को रेफर करते हुए हम टाइम पीरियड कैसे मेंशन करेंगे? 2π/. यस, तो ओमेगा को रेफर करते हुए हम लोग मेंशन करेंगे टाइम पीरियड 2π/ओमेगा। ठीक है, तो इसे मेंशन करें यहाँ पे। सो ऑन दैट बेसिस हमको करंट की एक इक्वेशन मिल जाती है Q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। अब बच्चों मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो अपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अगर हम लिखेंगे तो उसमें हमको लिखना पड़ेगा करंट
इंटू एरिया, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर ज्यादा इन्वॉल्व है तो एन भी आ जाएगा, बट यहाँ पे तो एक सिंगल रिंग है तो एन का वैल्यू तो 1 हो गया। अब सिर्फ हमको मेंशन करना है करंट और एरिया। तो करंट कितना हुआ, क्यू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू, अब एरिया बताओ क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ये करस्पॉन्डिंग एरिया, ठीक है ना। मैंने कहा नहीं था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखते वक्त जब हम ये एरिया लिखते हैं तो इट इज एज पर शेप, जैसी ज्योमेट्री होगी, जैसी बॉडी का शेप होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ एरिया मेंशन करेंगे। सो बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना इसमें। तो ये पाई और पाई फैक्टर कट गया एंड योर आंसर इज क्यू आर स्क्वायर ओमेगा डिवाइडेड बाय 2, दैट मैच विद ऑप्शन ए। एक और देखते हैं, वायर्स वाला एक प्रॉब्लम लेते हैं, और मैं चाहता हूं आप इस पे जरा गहराई से सोचें, आप अपना दिमाग चलाएं इसमें, ठीक है ना, यूं ही आंसर ना करें। एंड दिस विल बी अ काइंड ऑफ टेस्ट फॉर यू, आपका टेस्ट भी है, समझ लीजिए। बहुत ध्यान से करें, पढ़ें क्वेश्चन, केयरफुली करें। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये डायग्राम को मैंने बड़ा कर दिया। अब 3 वायर्स है हमारे पास, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर गैप पर, करंट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। The wire B is having a length of 0.5 meter, it will experience a force. तो फोर्स कितना आएगा वायर B पे, ऐसे पूछा, उसका लेंथ भी हमको बताया, बट फोर्स हमको लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वाले मामले में पूछा है। तो इट्स वेरी सिंपल बच्चों, जब हम फोर्स लिखते हैं ना, वायर बी पर फोर्स लिखेंगे ना, तो फोर्स ऑन वायर बी इक्वल टू करंट ऑन वायर बी, उसका लेंथ, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नेट बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस वायर के बाजू में भी एक वायर है जिसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और ये भी दूसरी वायर है जिसकी वजह से भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। क्या कहते हो? यस। अब जरा सोचो, ए का मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वायर बी पे, ए की वजह से कितना छोड़ो, कैसा आएगा, डायरेक्शन बताओ, अंदर क्या बाहर? अंदर। अंदर आएगा। ऑल आर कन्विंस्ड टू इट। कौन सा रूल लगाया बच्चा आपने? राइट हैंड। तो ये वायर ए का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। सी का बताओ क्या होगा? बाहर। बाहर आएगा। सोचो जरा, कौन सा रूल लगाया आपने? राइट हैंड। राइट हैंड थंब रूल लगाया। तो बेटा नेट फील्ड अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या आपको सबसे पहले ए का फील्ड और बी के फील्ड को, सॉरी सी के फील्ड को माइनस करना पड़ेगा, यस। तब जाके नेट आएगा। अच्छा, आप ए का फील्ड कैसे लिखोगे? सोचो, तो ऐसे लिखोगे ना, म्यू नॉट करंट ऑफ ए 2 पाई आर। 2 पाई, और जो भी डिस्टेंस ए और बी के बीच में होगा, फिर माइनस किया आपने म्यू नॉट करंट ऑफ सी, सोचो बेटा, सोचो जरा, 2 पाई आर, जो भी डिस्टेंस होगा सी और बी के बीच में। चलें अब कैलकुलेशन पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई फैक्टर बाहर ले लो। करंट ऑफ ए कितना है? 3। सेपरेशन कितना है? 3 इंटू 10 टू द पावर -2, माइनस इसका करंट कितना है? 2। सेपरेशन कितना है? 4 इंटू 10 टू द पावर -2। लेट्स कंप्लीट विद द कैलकुलेशन। सो ये बी नेट की मैं बात कर रहा हूं। म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय ये नीचे 2 पाई इनटू ये 10 टू द पावर +2 मैंने बाहर निकाला। कहां से बाहर निकाला? तो ये -2, ये -2 न्यूमरेटर में लेके कॉमन लेके बाहर लिया। 3/3 तो ये हो गया बच्चों 1, 1/4, सॉरी 2/4, 1/2। दिस एंड दिस विल गेट कैंसल। तो बी नेट इज इक्वल टू 1 - 1/2, 1/2। 1/2 का मतलब सीधा सीधा 0.5, -7 + 2 -5 टेस्ला। तो इतना बी नेट यहाँ पे आ रहा है। अब ये समझना चाहिए, करेक्ट है? 2 into 0.5। 2 क्यों? हाँ 2 सॉरी,
2 into 0.5 मतलब 1 ही हुआ, हम्म, ये मैं भूल गया, ये काटने के बाद यहाँ 2 बचेगा, यस, तो 1 आया। अब बी पर का फोर्स निकालते हैं, और बाद में हमको ये जस्टिफाई भी करना होगा कि वो किधर जाएगा, राइट की तरफ होगा लेफ्ट की तरफ होगा। एक्चुअल में देखे तो दो फोर्सेस अलग अलग निकाल के फिर माइनस करना पड़ेगा, फिर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन होता है, इसलिए मैंने पहले बी को अलग कर लिया। अब आए मैग्नेटिक फील्ड को मैंने पहले अलग कर लिया। अब सबसे पहले बी पर का फोर्स निकालते हैं, कितना आ रहा है। करंट इन बी कितना है, 1 एम्पियर, ये रहा 1 एम्पियर। लेंथ कितना दिया इसने बी का, 0.5 इंटू नेट बी कितना निकाला हमने, 1 इंटू 10 टू द पावर -5। तो पता चलता है कि बी वायर पर टोटल फोर्स हो गया 0.5 इंटू 10 टू द पावर -5, या ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 न्यूटन। बट ऐसे दो ऑप्शंस हैं, सी और डी, तो इसमें से कौन सा सही होगा। पुनः यहां पे हम सोचेंगे कि बी ए का वैल्यू बड़ा है मैग्नेटिक फील्ड, या सी का बड़ा है। एक का। ए का, दो रीजंस हैं इसके। ए में करंट भी ज्यादा है, डिस्टेंस भी कम है कि नहीं। यस। तो ए का मैग्नेटिक फील्ड अगर ज्यादा है तो ए की तरफ से डेवलप होने वाला फोर्स भी ज्यादा होगा। हम्म, एक्चुअली इस प्रॉब्लम को ऐसे भी किया जा सकता है कि ए की मैग्नेटिक फील्ड लेके ए का फोर्स निकालो, सी की मैग्नेटिक फील्ड लेके सी का फोर्स निकालो डायरेक्शन के हिसाब से, और वो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, क्योंकि इनके मैग्नेटिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं ना बच्चों, समझे बात को। कुछ आया यस। बेटा समझ में। हाँ, तो फिर बाद में नेट निकालो। अब हम थोड़ा उल्टा रिवर्स काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं भाई, फोर्स एक ही बारी में निकालते हैं, दो बार निकालने की बजाय हम सीधा सीधा पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं और बाद में फोर्स निकालते हैं, ऐसे किया हमने। तो इसमें लॉजिक मैंने क्या लगाना है कि बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कौन सी वायर से ज्यादा मिला, ए। ए वायर से। तो ए वायर का फोर्स जो बनेगा ना वो भी ज्यादा होगा। हम्म, तो ए वायर का फोर्स, लेफ्ट में। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, बड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ए बी को ध्यान से देखो तो उनके करंट्स जो हैं वो अनलाइक है। हाँ, अनलाइक करंट्स क्या करते हैं, रिपेल रिपेल करते हैं। अरे बेटा रिपेल करते हैं, यस। और लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ए बी में जो फोर्स बनेगा, ए बी में, है ना, ए बी में जो फोर्स बनेगा वो कैसा बनेगा, रिपल्सिव। रिपल्सिव। तो वो ऐसे दिखाना पड़ेगा बाहर की तरफ, एंड दैट इज नथिंग बट फोर्स बिटवीन ए बी। और बी सी में जो फोर्स बनेगा वो कैसा बनेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव। रिपल्सिव। वो भी रिपल्सिव बनेगा। तो वो ऐसे दिखाना पड़ेगा, करेक्ट है ना। हम्म, फोर्स बिटवीन बी सी, ये ऐसे लिखते हैं, बी ए लिखते हैं इसको। अब ये ज्यादा कि ये ज्यादा, बी ए। बी ए ज्यादा, क्योंकि इसका करंट भी ज्यादा है और डिस्टेंस भी कम है। तो ये है लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। सी लेंगे क्या डी लेंगे, सी। सी लेंगे ऑप्शन। अच्छा, अब मैंने इसको ज्यादा ही लंबा कर दिया वैसे देखा जाए तो, मैं थोड़ा सा इसको अलग और दूसरे तरीके से आपके सामने रखता हूं। दो पैरेलल वायर्स जब होते हैं ना, दो पैरेलल वायर्स, तो आपको पता है उसका फोर्स हम लोग कैसे लिखते हैं, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई, दोनों के बीच में सेपरेशन, इनटू लेंथ ऑफ द वायर, ऐसे ही लिखते हैं। हम्म, तो इतना लंबा चौड़ा करने के बदले हम ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, ये मुझसे गलती हुई, अगर सच्चाई कहा जाए, गलती इन द सेंस
मैंने इसको लेंदी बना दिया। अगर मैं 2 पैरेलल वायर का रेफरेंस लेता हूं तो मैं डायरेक्ट ऐसे आ सकता हूं। चलिए पूरा करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा वक्त दो मुझे। ये हो जाएगा बी और ए का रेफरेंस, तो ये पहले फोर्स पूरा कर लेते हैं। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 I1, यानी कि ए का करंट मान लो, कितना है ए का करंट 3 और ये बी का करंट 1 है, तो ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई, दोनों के बीच का सेपरेशन भी 3 है और इसकी जो लेंथ हमको गिवन है वो कितनी है 0.5। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये हो गया 2, ठीक है ना। अच्छा ये 3 इंटू 10 टू द पावर -2 है, भूलना नहीं इस बात को। तो दिस बिकम्स 1 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन, करेक्ट है। ये वाला जो फोर्स है ये 1 इंटू 10 टू द पावर -5 न्यूटन डायरेक्ट निकाला मैंने। अब ये वाला निकालते हैं बीसी का, तो इसी तरीके से आएगा ना, सेम अप्रोच। म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, बी का करंट 1 है ना, सी का करंट 2, सही जा रहे हैं बेटा। यस 2 पाई इंटू डिस्टेंस 4 इंटू 10 टू द पावर -7 और इसका लेंथ जो है वो मल्टीप्लीकेशन में भूलो मत 0.5 इंटू लेंथ भी है ना। अब इसका कैलकुलेशन पूरा करते हैं, ये -2, ये कैलकुलेशन पूरा करें तो ये 2 पाई कट के 2 हो गया, ये 2 ये 4 कट के 2 हो गया, ये 2 भी निपट गया, यानी कि फोर्स ऑन बीसी जो आएगा ये -2 ऊपर जाके प्लस। तो देख लें आप कैलकुलेशन मैंने सही किया कि नहीं। यस अब ये तो हम थियरी में कई बार पढ़ते हैं कि 2 पैरेलल वायर्स के करंट अगर अनलाइक हैं तो वो रिपेल करेंगे, तो ये बी और ए एक दूसरे को रिपेल करके इधर, सी और बी एक दूसरे को रिपेल करके इधर, फिर इन नेट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों फोर्सेस को माइनस करना पड़ेगा। अब 1 और 0.5 को माइनस करेंगे तो वैसे भी 0.5 बचेगा। यस लेकिन यहाँ पे ये बात क्लियर होगी कि ए वाला फोर्स बड़ा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट ज्यादा आएगा। देखो ये 1 ये 0.5, तो इफेक्टिवली जो फाइनल फोर्स डेवलप होगा वो लेफ्ट टू राइट चलेगा। ठीक है, दोनों तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए कैसे सॉल्व करना है। आपको इसमें तेजी से सोचना है और अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। पहले मैंने जनरल लिया, पैरेलल वायर का रेफरेंस ना लेते हुए ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को फाइनलाइज करके उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, रुक जाए फिर यहाँ पे। यस